अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आपके 3-4 पीढ़ी पहले के पूर्वजों ने, जैसे आपके दादाजी हो गए, परदादाजी हो गए या उनके पिताजी हो गए, उन्होंने समाज में कुछ गलती की है, तो उनकी सज़ा अब आपको दी जाएगी, तो आप लोगों को कैसा फ़ील होगा? जी हाँ, क्योंकि समाज में अभी अपर कास्ट के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एससी-एसटी एक्ट पहले कम था, जो अभी यूजीसी को लागू किया जा रहा है? सो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, यूजीसी एक कानून है जिसे भारत सरकार लागू कर रही है। इसके अंतर्गत जैसे जो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी है, वहाँ के अगर छात्रों को लगता है कि कोई उनके जाति या धर्म के जाति के बेसिकली जाति के आधार पर अगर कोई उनके साथ भेदभाव कर रहा है, तो वो कानूनी सहायता ले सकते हैं। लेकिन इसमें गलत क्या है? आप लोगों का भी यही सोचना होगा कि अगर जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है और वो कानूनी सहायता प्राप्त कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इससे समाज में इक्वालिटी आएगी। लेकिन मैं बताता हूँ कि इसमें गलती क्या है। आप लोगों ने अंग्रेज़ के ज़माने में एक कानून था जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता था, रॉलेट एक्ट करके, उनके बारे में ज़रूर सुना होगा। सो बेसिकली उसमें ये था कि अगर किसी अंग्रेज़ को कोई भारतीय पे शक होता था कि वो अपने देश के हित में कोई काम कर रहे हैं, तो उसे उठा के सीधा जेल में डाल दिया जाता था। उसे अपने खिलाफ कोई सबूत पेश करने का कोई मौका नहीं दिया जाता था। उसी तरह इस कानून में सरकार द्वारा ये बताया गया है कि अगर निम्न वर्ग के किसी छात्र को लगता है कि अगर कोई उनके साथ भेदभाव कर रहा है, तो वो उस पे केस कर सकते हैं। फिर पुलिस उस लड़के को जिस पे केस किया गया है, उसे सज़ा दिलवा देगी। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अगर वो प्रूफ नहीं हुआ, तो वो लड़का को तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिसने एक्ट लगाया है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब अगर प्रूफ हो गया, तो जो लड़का किया उसका लाइफ़ बर्बाद है, और अगर प्रूफ नहीं हुआ, तो उसका जो टाइम वेस्ट हुआ, उस पे जो एलिगेशन लगा और जो भी उस पे फाइन लगेगा या जो भी होगा उसके साथ, उसका कोई माँ-बाप नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे एक तरफ़ा कानून का पास होना जायज़ बात है। ठीक है, आप कानून पास कर रहे हैं, सही बात है। उसमें से आप इतना और ऐड करिए कि अगर प्रूफ़ नहीं हो पाता, तो जिसने ये एक्ट लगाया है जिसने केस किया है, उसे भी सज़ा होगी या उसे भी फाइन देना पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि पहले अपर कास्ट वालों ने निम्न वर्ग के व्यक्तियों पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए उन्हें सहारे की ज़रूरत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अत्याचार किया है? और किया तो क्यों किया है? क्योंकि ऊपर वाले ने किसी के माथे पर ठप्पा लगा के तो नहीं भेजा था कि ये अपर कास्ट वाला है, ये लोअर कास्ट में पैदा होगा। जब जाति बना यहाँ पे, तो एक जाति विशेष कैसे बड़ा हो गया? कुछ तो रीज़न रहा होगा पहले। अपने आप कोई कैसे बड़ा हो सकता है? जब सब निकले हैं बंदर से, हमारे पूर्वज जब सबके सबके पूर्वज जब एक थे, तो सब हम लोग वहीं से निकले हैं, तो एक विशेष कैटेगरी वाले बड़े कैसे हो गए? तुम लोगों ने उसे बड़ा बनाया होगा, और किस आधार पर बड़ा बनाया होगा? या तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, या तो ज़मीन होगा, या तो कोई युद्ध हारे होंगे। पहले कहा जाता है कि वे लोग शुरू से उनके पास ज़मीन था, उन्होंने निम्न वर्ग के व्यक्तियों से अपनी ज़मीन कब्जा ली, ज़मींदार बन गए, बड़े पैसे वाले हो गए, फिर उन्होंने नीचे वर्ग के व्यक्तियों को सताना शुरू कर दिया। तो जब बड़े ज़मींदार जब वो बन रहे थे, तब तुम लोग क्या लूडो खेलने में बिज़ी थे? तुम लोग क्यों नहीं बन पाए? क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम लोग के भी 2 पैर थे, 2 हाथ थे, तो एक निम्न विशेष वाला कैटेगरी बड़ा कैसे हो गया अचानक से? क्या रीज़न था उसका? क्योंकि बहुत सह लिया अब अपर कास्ट वालों ने, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। पिछले 100 सालों से हम लोग शांति से चुपचाप से अपना जो भी समाज को सुधारने में लगे हुए हैं। इससे पहले कुछ दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना लॉ पास कर दिया एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि जो एसटी, एससी में जो है, वो तो अपना रिज़र्व कोटा में एग्ज़ाम फाइट करेंगे ही, ओपन कैटेगरी में भी फाइट करेंगे। मतलब एससी, एसटी निम्न वर्ग के छात्रों में जो 10% पढ़े लिखे हैं, वो ओपन कैटेगरी में आ जाएँगे, और जो 90% बुड़बक बच गए, वो भी अपनी कैटेगरी में उनका सीट रिज़र्व है, उनका सीट कोई नहीं छीन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट पास कर दिया, तो अब सरकार को भी चुल मच गई कि हमें भी कुछ करना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर ने 100 साल पहले कहा था कि हमें निम्न वर्ग के व्यक्तियों को आरक्षण देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अपर कास्ट के व्यक्ति हैं, वो पढ़ना सीख चुके हैं। उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निम्न वर्ग के व्यक्ति को अभी पढ़ना नहीं आता है, हमें कलम उन्हें पकड़ा के, उनका हाथ पकड़ के उन्हें लिखना सिखाना होगा। बस उन्होंने इतना कहा था, हमें उनको सहारा देके उनको लिखना सिखाना होगा। ये नहीं कहा था कि हम उसका पेपर लिख देंगे। तो 100 साल से हमने लिखना सिखा रहा है। 100 साल से हम
अपना जो रिज़र्वेशन है, अपना कुछ बिना कुछ माँगे उनको लिखना सिखा रहे हैं ताकि समाज इक्वल जगह पे पहुँच जाए। लेकिन हमारे गाँव में ऐसा देखा जाता है, मैं अपने गाँव का एक उदाहरण देता हूँ। जब हमारे गाँव में कोई लड़का पैदा होता है तो उसका बाप जो है 15 साल तक उसको देखता है, 15 से 17 साल तक देखता है। अगर उसमें पढ़ने का लक्षण दिखाई देता है, तो आगे वह उसकी पढ़ाई जारी रखता है, नहीं तो वो उसके लिए फिर नया स्कूल नहीं देखता 15-17 साल के बाद। अगर वो देख लिया कि उतना दिन के बाद अगर उसमें पढ़ने वाला लक्षण नहीं है, तो उसको सीधा बाहर कमाने के लिए भेज देता है। जाओ पलायन करो दिल्ली, बम्बई और पैसा भेजो। ठीक है? तो हमने 100 साल तक आरक्षण देके देख लिया, रिज़र्वेशन देके देख लिया, अगर फिर भी इक्वालिटी नहीं आ रहा है, तो अब सरकार को समझ जाना चाहिए, ये सोसाइटी को समझ जाना चाहिए कि वो पढ़ने के लायक और इक्वालिटी करने के लायक नहीं है। अरे बिना किसी रिज़र्वेशन के आप किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, आपको 60% से अधिक अपर कास्ट वाले मिलेंगे। क्योंकि हम रिज़र्वेशन के लिए नहीं मरते, हमें अपने आप पे भरोसा है कि हम कहीं भी फाइट करके उस मुकाम तक पहुँच जाएँगे जहाँ ये लोग आरक्षण लेके भी नहीं पहुँच रहे हैं। और है ना 100 साल से आरक्षण। आप चेक करिए कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, अगर हमारी संख्या जो अपर कास्ट वालों की है, उनकी संख्या अगर निम्न कैटेगरी वालों से कम है, फिर बताइए, क्यों कम नहीं हुआ अभी तक? अब तो रिज़र्वेशन दे रहे हैं, अब और क्या करने की ज़रूरत है? एग्ज़ाम मत लीजिए। वही अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, -40 नंबर, जैसे डॉक्टर वाले बोल रहे हैं ना कि -40 नंबर लाके डॉक्टर बन जाएगा। और जिसको मेरी बात बुरी लग रही है, मैं उनसे सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर वो अपने दिल से इसका आंसर करिएगा। अगर कोई निम्न कैटेगरी का व्यक्ति 40 नंबर लाके 100 में 40 नंबर लाके अगर डॉक्टर बन रहा है और वहीं पे वो जनरल कैटेगरी का लड़का 90 नंबर लाके डॉक्टर बन रहा है, तो आप किसके पास इलाज कराने जाइएगा? 40 नंबर वाले के पास कि 90 नंबर वाले के पास? फिर आप बोलते हैं कि हमारा देश विकसित क्यों नहीं कर रहा है? 40 नंबर वाला पेशेंट का इलाज करेगा, वो देश विकास करेगा, वो पेशेंट का जान बचाएगा। इंजीनियरिंग में आप 40% वाले को इंजीनियर बना रहे हैं, 90% वाला झक मार रहा है। फिर बोलिएगा पुल क्यों गिर जाता है भारत में? ऐसे भारत डेवलप करेगा? मेडिसिन क्षेत्र में भारत इतना पीछे क्यों है? -40 वाले को डॉक्टर बनाइए, फिर तो वो अच्छा-अच्छा दवाई लिखेगा, अच्छा-अच्छा आपको पुल बना के देगा, टेक्नोलॉजी देगा भारत में। आप किस क्षेत्र की बात करना चाहते हैं? अभी तो इसरो का नाम चल रहा है ना, अभी तक 2 ही साइंटिस्ट चाँद पर गए हैं और अंतरिक्ष में, राकेश शर्मा और सुधांशु शुक्ला, दोनों ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ऐसा क्यों है? वहाँ पे कोई रिज़र्वेशन है क्या कि यहाँ से सिर्फ़ ब्राह्मण व्यक्ति ही चाँद पे और अंतरिक्ष पे जा सकता है? ऐसा तो नहीं है, फिर 2 ही व्यक्ति दोनों ब्राह्मण से क्यों सेलेक्ट हो गया? ये कोई नहीं सोच रहा है। अगर कहीं देश या विदेश में कोई निम्न कैटेगरी के व्यक्ति ने अगर कोई गोल्ड मेडल जीत लिया या कुछ अच्छा प्रदर्शन कर लिया या भारत का नाम रोशन कर दिया, पूरा लाइमलाइट, इस बेटी ने निम्न कैटेगरी से आते हुए भी हमारे देश का नाम रोशन कर दिया। अरे निम्न कैटेगरी वाला का देश नहीं है क्या? अपर कैटेगरी वाला इतना दिन से करते आ रहा है, उसका तो नाम नहीं हो रहा है। उसको उतना खास जगह क्यों मिल रहा है? क्या सुविधा नहीं है उसके पास? कोई स्कूल में ऐसा बैन तो नहीं लगा हुआ है कि यहाँ पे निम्न कैटेगरी वाला अलाउ नहीं है? हाँ, ठीक है, मान सकते हैं कि पहले बहुत दिन पहले था, अभी तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। ना हमारे गाँव घर में दिख रहा है, ना शहर में, तो बात ही छोड़ दीजिए, शहर में तो कोई किसी का अब हिम्मत ही नहीं रहा कि किसको जाति के आधार पर भेदभाव कर दिया जाए। अपर कास्ट को सरकार ने हमेशा एक साइडलाइन के तरह ट्रीट किया हुआ है। लेकिन उसको आप ईपीएल में नहीं रखते, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसमें नहीं रखा जाता। उसमें एक अलग-सा बना दिया गया है कि नहीं, ये जो है वो पॉजिटिव राइट है। इसमें आप रिज़र्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि देश में इक्वलिटी लाना है। अपर कास्ट को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, रिज़र्वेशन मिलेगा ही नहीं, और कितनी भी सुविधाएँ हैं जो अपर कास्ट को नहीं मिलेंगी। क्या अपर कास्ट का बच्चा गरीब नहीं हो सकता? लोअर कास्ट का बच्चा अमीर नहीं हो सकता? अगर कोई लोअर कास्ट का बच्चा अमीर है और अपर कास्ट का बच्चा गरीब है, तो उनमें से उन दोनों में स्कॉलरशिप की सुविधा किसे मिलनी चाहिए? क्रीमी लेयर आपका नहीं लागू हो रहा है। आप ये भ्रम में मत रहिए कि क्रीमी लेयर हम लागू कर रहे हैं। कोई कास्ट आपको क्रीमी लेयर लागू करने नहीं दे रहा है, और ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। और हम लोग भी पिछले 100 सालों से कभी इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि हमें भी पता है कि हाँ, ये कहीं न कहीं रियलिटी तो है कि अपर कास्ट वाले कुछ ज़्यादा ही अपर पोज़ीशन होल्ड करते हैं, और देश में सबका बराबर रहना ज़रूरी है। कोई किसी पे अत्याचार नहीं कर सकता, कोई किसी से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमने कभी स्कॉलरशिप की माँग नहीं की कि जनरल वालों के लिए अलग से कोई स्कॉलरशिप दीजिए, चाहे वो बच्चा गरीब हो या अमीर हो। और आपका इतना कॉमन सेंस तो है कि अपर कास्ट में भी बच्चे गरीब हो सकते हैं। सबके पास धन की वर्षा नहीं होती है, तो उनको आपकी तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। वो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके बारे में तो आपने कभी नहीं सोचा?
और आपने जो ये एसटी-एससी कानून पारित किया था, मैं आपको एक राज़ की बात बता देना चाहता हूँ, कोई सोशल मीडिया पे ऐसे बोलता नहीं है। अगर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति खड़ा है और अगर पीछे 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं कि ये राजपूत कास्ट से आ रहा है, ये भूमिहार कास्ट से आ रहा है, ये यादव कास्ट से आ रहा है और अगर उस व्यक्ति को पता चल गया कि नहीं ये मेरे कास्ट के बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है कि ये राजपूत है, यादव है, तो आप मुझसे गारंटी ले लीजिए कि वो अपने आप में प्राउड फ़ील करेगा कि मेरे कास्ट के बारे में बात कर रहा है। वो जो भी बात करे, बस उसका अगर एक बार नाम ये सुन लिया कि हाँ, राजपूत पीछे कर रहा है, यादव पीछे कर रहा है, तो उसको अपने आप पे प्राउड फ़ील होता है कि मेरा कास्ट क्या बात कर रहा है। लेकिन यही अगर कोई निम्न कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर हम लोग बात कर दिए कि नहीं ये एसटी में फलाने जात से आती है, फलाने जात से आता है, एससी में कोई जात से आता है, एसटी-एससी एक्ट लग जाएगा। तो आप लोग सीधा बोलो कि हमको अपने कास्ट से प्यार नहीं है और अगला बार हमको जब जन्म दीजिएगा तो अपर कास्ट में दीजिएगा ताकि हम लोग भी प्राउड फ़ील कर सकें। हम लोग को अपने कास्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि तुम लोग को तो एसटी-एससी एक्ट लगाना है। इसीलिए ना वो कानून पारित हुआ है कि कोई जाति अगर तुम लोग का जाति विशेष का अगर कोई टिप्पणी कर दे तो एसटी-एससी एक्ट लगा दो। अरे भाई तुम वो जाति का है, तुमको अगर प्राउड फ़ील है तो फिर एसटी-एससी एक्ट का ज़रूरत क्या है? तुमको भी प्राउड होना चाहिए कि मेरा ये जाति से बोल रहा है कि हम इस जाति से बिलॉन्ग कर रहे हैं। और मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ और ये सरकार को सुननी ही पड़ेगी कि ये जो रिजर्वेशन है किसी के बाप का अधिकार नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सहारे के तौर पर यूज़ करने को कहा था और सहारा कुछ दिन के लिए दिया जाता है। हमने 100 साल तक दिया और अब सहारे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब इतना दिन तक अगर इक्वल नहीं हो पाए हैं तो समझ जाइए आपका बेटा नालायक है समाज में। ठीक है? रिजर्वेशन ऐसा बपौती अधिकार नहीं है कि नहीं हमको मिला, मेरे बाप को मिला था, मेरे दादाजी को मिला था तो मेरा बेटा को भी मिलेगा, फिर मेरा आगे पीढ़ी चलते आएगा, आरक्षण मिलते जाएगा। बहुत दिन तक हम लोग को बर्दाश्त कर लिए और मेरा ये भी गारंटी है कि आप हम लोग को 10 साल आरक्षण देके देखिए अपर कास्ट वालों को, मत दीजिएगा 50%, 20% अभी 10% ईडब्ल्यूएस में तो वैसे हम लोग को मिला हुआ है, इसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन आप हम लोग को अगर जितना एसटी-एससी को आरक्षण मिला हुआ है, उतना हम लोग को दे के देखिए। अगर 90% पोस्ट पे हम लोग का कब्जा नहीं हुआ, फिर आके बोलिएगा मुझे। बिना रिजर्वेशन के तो 50+% पे हम ही लोग का अपर कास्ट वालों का ही योगदान दिया हुआ, भूमिका निभा रहे हैं वो और आप उतना रिजर्वेशन दे के देखिए। लेकिन हमने कभी इसकी डिमांड नहीं की क्योंकि हम भी चाहते हैं अपने देश में, समाज में इक्वलिटी बने रहे। लेकिन फिर आप लोग सोचिए ना वही कि जहाँ पे निम्न कैटेगरी का व्यक्ति 40% लाके इलाज करेगा और कोई जनरल का 90% इलाज करेगा, तो आप लोग टाइटल देख के जाइएगा इलाज करवाने कि हाँ, इसके टाइटल में अपर कास्ट वाला ये पक्का पढ़ लिख के डॉक्टर बना बिना रिजर्वेशन के, इसी के पास इलाज करवाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट दीजिएगा तो देख के दीजिएगा कि अच्छा मेरे घर के पास पुल ब्रिज बन रहा है, तो नहीं ये टाइटल देख लेते हैं, ये अपर कास्ट वाला को ही देना पड़ेगा क्योंकि ये रियलिटी में पढ़ के इंजीनियर बना है, सुविधा लेके इंजीनियर नहीं बना है। और अब सरकार को भी ये चाहिए कि अब सहारा देना बंद करे, सहारा देने के नए-नए तरीके को खोजना बंद करे और सहारा जो दिया गया है उसको धीरे-धीरे कम करे, ठीक है? अम्बेडकर जी ने कहा था ना कि धीरे-धीरे बाद में जाके फ्यूचर में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्वार्थ के लिए उसको और बढ़ा रही है और बढ़ा रही है कि मुझे वोट मिलेगा, मुझे वोट मिलेगा। लेकिन सोसाइटी का क्या हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और अगर किन्हीं पार्टी को लगता है, किन्हीं पार्टी क्या यार बीजेपी को अगर लग रहा है कि वो इतने दिन से सत्ता में है और उन्हें अगर कहीं घमंड हो गया है कि अब हम जो करेंगे, करेंगे, तो उनको एक बार बिहार इलेक्शन जाके देख लो, ठीक है? वहाँ पे तुम अपर कास्ट की वजह से तुम्हारा इज़्ज़त बचा, बहुत अच्छा तरीके से इज़्ज़त बच गया। नहीं तो अगर अपर कास्ट तुम्हारे खिलाफ हो गया ना, तो फिर ये वाला जो अभी तुम्हारा चल रहा है ना, वो भी तुम पूरा नहीं कर पाएगा। जो अभी तुम सोच रहे कि नहीं अभी तो 5 साल चलो निश्चिंत हो गए, वो भी तुम्हारा पूरा नहीं होगा। 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगा तुम्हारा। और घमंड आ ही जाता है। इतना दिन से सत्ता में है तो घमंड आ ही गया कि नहीं अब तो फेविकॉल लग गया है, कुर्सी छोड़ेगा ही नहीं। कुर्सी में तो एकदम पकड़ के बैठ गए हैं। तो अगर देश को चलाना है तो निष्पक्ष रूप से चलाओ। ठीक है, आपने कानून लाया, यूजीसी बहुत अच्छा किया, लेकिन आप उसमें बस थोड़ा-सा एक लाइन और ऐड करिए कि अगर जो एक्ट लगाया है और अगर प्रूफ नहीं मिला, तो जो एक्ट लगाया है उससे भी फाइन लिया जाएगा या उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस इतना आप ऐड करिए। ये क्या मतलब हुआ कि अगर प्रूफ नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं छोड़ देंगे, लेकिन जो लगाया उसका कोई दिक्कत नहीं। उसको बेटा आराम से जाओ, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो।
और अगर कहीं गलती से प्रूफ हो गया तो बस उसका तो लाइफ बर्बाद है, एक तरफा। तो फिर से मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको आप बदलिए, ठीक है? इसमें आपको संशोधन करना है, जो करना है करिए, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। बहुत दिन हो गया, 100 साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है? और आप स्टैंड ले रहे हैं, स्टैंड अगर आपको लेना है तो आप दोनों तरफ से स्टैंड लीजिए। ये एक तरफा स्टैंड अब चलने वाला है नहीं। जय हिंद।